एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुआंग की हालत काफ़ी ख़राब हुई हुई थी और वो ये कहने लग जाता है कि मैंने जो ड्रीम में डिजास्टर्स वगैरह देखे थे उन्हें भगाने के लिए एक सेंट आया था और वो सेंट यही है, कोई और नहीं हो सकता। ये निंग भी अब गुआंग की हालत को देखने के साथ यही कहने लग जाता है कि मैंने जो इसे लिख कर दिया था लगता है कि वो काम कर गया, जिसकी वजह से इसने इतना अजीब सा फेस बना लिया और अजीब सी हरकतें करने लग गया। ये निंगो से यही कहने लग जाता है कि मैं नहीं जानना चाहता कि आगे मेरे साथ क्या होगा, लेकिन इसके बदले में जो तुमने यहाँ पर काम किया है, जो मुझे ट्रिक्स दिखाए हैं, उसके लिए मैं तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूँ। और वो कुछ पैसे उसे दे देता है। उन सिक्कों को देखने के साथ गुआंग की हालत और भी खराब हो गई थी और वो ये कहने लग जाता है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि एक छोटे से गांव में मुझे एक सेंट मिल गया यहाँ पर, जैसा माना कि कोई ड्रैगन हो। और पैसे देने के साथ ही ये निंगो से फिर ये कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर लोगों को उल्लू बनाना बंद कर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम अब जहाँ से चले जाओ, ये पैसे तुम्हारे लिए काफ़ी रहेंगे। गुआंग अभी भी अपने होश में नहीं आ रहा था कि उसका सिर उसे ये कहने लग जाता है कि ब्रदर, आपको क्या हुआ? आप होश में आ जाइए, क्या आप ठीक तो है ना? जिस पर गुआंग आगे से रोते हुए कहने लग जाता है कि ये एक सेंट है, इसकी आंखों में ये एक ट्रिक है। इसका मतलब है कि हम दूसरे लोगों को धोखा देते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन सेंट है तो ऐसा कुछ भी कह सकता है। अब उसके पास जितना भी फॉर्चून टेलिंग का सामान पड़ा हुआ था वो साइड पर फेंक देता है और ये कहने लग जाता है कि अब तो मैं किसी की भी किस्मत नहीं बताऊंगा, ना ही किसी से कोई झूठ बोलूंगा और ना ही किसी को डिसीव करूंगा। जितने भी लोग वहां पर फॉर्चून टेलिंग के लिए आए हुए थे, जब उन्हें मालूम होता है कि गुआंग चला गया तो वो भी अपने अपने रास्ते चल देते हैं। और जिनिंग अपने डॉग को ये कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें अपनी गलतियों का पता हो तो अगली बार तुम वैसी गलती नहीं करते, ये एक अच्छी बात है। तो गुआंग के हाथ में एक छड़ी थी और वो ये कहने लग जाता है कि अगर असली रोड की बात की जाए वो काफ़ी सिंपल है, लेकिन उस पर चलना काफ़ी मुश्किल होता है और मैं ऐसा ही करूँगा। आपने जो कुछ भी मुझे सिखाया उससे मैंने यही बात समझी है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। उसी के साथ उसके फेस पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये निंगम मार्केट से बाहर आ गया था कि तभी वो पीछे से उसे बुलाने लग जाता और कहने लग जाता है कि मास्टर, एक मिनट रुकिए, मेरा इंतज़ार तो कीजिए। वो उसके साथ है, उसका असिस्टेंट भी उसके साथ था। उसके पास जाने के साथ ये कहने लग जाते हैं कि आप हमें अपना डिसिपल बना लीजिए। उन दोनों को इस तरह देखने के साथ ये निंग की हालत फिर से खराब हो गई थी। तो उन्हें ये कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस पर वो लोग ये कहने लग जाते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो ये निंग ये कहने लग जाता है कि इसके रीज़न मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता। गुआंग जल्दी से उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और ये कहने लग जाता है कि मेरी आंखों की एक बीमारी है, तो क्यों ना तुम मेरी आंखों की बीमारी को ठीक कर दो। इस पर ये निंगो से ये बताने लग जाता है कि तुम्हारी आंखों की बीमारी को मैं भला कैसे ठीक कर सकता हूँ। जब वो बूढ़ा बंदा अपना चश्मा हटाता है तो वो उसकी आंखों को देखने के साथ ये बात तो समझ गया था कि ये बंदा काफ़ी बीमार है, इसकी ये आंखों की बीमारी काफ़ी सीरियस है। इसे लेकर वो भी थोड़ा सा परेशान हो गया था। वो उससे ये कहने लग जाता है कि ये कोई सेनाइल कॉन्ट्रैक्ट की बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है। उसकी नज़र साइड पर पड़े हुए ठेले पर पड़ती है जहाँ पर कुछ फ्रूट रखे हुए थे जिसमें विटामिन सी होते हैं। वो उठाकर फ्रूट उसे देते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें और ज़्यादा विटामिन सी खाने होंगे। और उस फ्रूट को देखने के साथ ही वो भी थोड़ा सा हैरान हो गया, समझ में नहीं आ रहा था कि ये फ्रूट आखिर इसने मुझे क्यों दिया। जब वो गौर से उस फ्रूट को देखता है तो वो ये कहने लग जाता है कि ये फ्रूट तो एक स्पिरिट फ्रूट है ना। जैसा ही उसने वो फ्रूट खाया था, इसी के साथ ही अब उसे थोड़ा थोड़ा दिखाई देना लग जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हैरान हो जाता है। अब वो वहाँ पर सभी लोगों को ये बताने लग जाता है कि सेहतमैन ने मेरी मदद की। मैं जो भी पहले थोड़ा दिखाई देता था अब ज़्यादा दिखाई देने लग गया है। अब मैं देख पाऊंगा और मैं अंधा नहीं रहूंगा। वहाँ पर मौजूद लोगों की भीड़ उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाती है। ये निंग वहाँ से चला आया था और थोड़ा सा दूर जाकर ये कहने लग जाता है कि विटामिन सी की कमी थी, बस वही तो पूरी की है और लगता है कि मेरा काम हो गया। और दूसरी तरफ हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से ये गिला करने लग गई थी कि मॉम, आप मुझे भी मार देती, हम दोनों साथ में मर जाते। उसे बस इसी बात से ज़्यादा गम था कि वो तो मॉम तो चली गई, लेकिन आखिर क्या ऐसी बन पड़ी कि उसकी जान लेना इतना भी मुश्किल हो गया। उसके पास एक कपड़ा था और कपड़े की मदद से ही वो खुद को फांसी पर लटकाना चाहती थी और खुदकुशी करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही कपड़े को अपने गले के इर्द-गिर्द लटकाती है, वहाँ पर लटकने की कोशिश करती है कि तभी ऊपर से लकड़ी टूट गई थी और वो नीचे गिर जाती है और उसका खुदकुशी करने का ये प्लान फेल हो जाता है। वो बैठकर रोने लग जाती है और गॉड से गिला करते हुए कहने लग जाती है कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझे सही से मरने भी नहीं दे रहे। कि इतने में वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं जो कि काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। ये अंकल कोई और नहीं बल्कि वही गुआंग थे और उससे ये कहने लग जाते हैं कि मेरी भतीजी, तुम्हारे इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। जिस पर गुआंग की भतीजी उसे ये बताने लग जाते हैं कि मेरी जो बीमारी है इसका इलाज नहीं किया जा सकता, जो मेरे करीब होता है उसे भी ये लग जाती है और हर कोई बीमार
वो अपनी भतीजी को भरोसा दिलाने के लिए उसके करीब जाते हैं, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे और उसकी भतीजी हैरान होते हुए उसे ये कहने लग जाती है कि अंकल आप मेरे करीब मत आइए, आप अंधे हैं और आपको नहीं पता कि मुझे कौन सी बीमारी है, इससे आप मार सकते हैं। तो जिस पर उसके अंकल ये बताने लग जाते हैं कि ड्रीम में मैंने एक सेंस से मुलाकात की थी और आज ही मेरी उनसे असली में मुलाकात हो गई। देखो उसने मेरी आंखों का इलाज कर दिया, अब मैं देख सकता हूँ और मैंने जूनियर ब्रदर को उसका पीछा करने के लिए भेजा हुआ है, तो क्यों ना हम वहीं पर जाते हैं और उसके पास जाकर इसकी भी मदद मांगते हैं। हो सकता है इस बीमारी का इलाज भी उसके पास हो जिससे तुम्हें ठीक किया जा सके। तभी हम उधर जेनिंग को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और ये कह रहा था कि अभी तक मेरे नूडल्स नहीं आए। वो थोड़ा सा हैरान भी था क्योंकि वहाँ पर बैठे हुए दाऊ ने 3 बार अपना खाना खा लिया था और अभी तक इसके नूडल वहाँ पर नहीं आए थे और इसे भी काफ़ी भूख लगी हुई थी। किचन में एक लड़की खड़ी होकर उसके लिए नूडल्स बना रही थी और उसे ये कहने लग जाती है कि बस थोड़ी देर के बाद ही मैं आपके लिए नूडल्स लेकर पहुँच जाऊँगी। और वो लड़की कोई आम सी लड़की नहीं बल्कि एक डीमन थी और ये कहने लग जाती है कि पैट्रिज अपने बेटे की मौत का बदला नहीं ले सका लेकिन मैं ज़रूर लेकर रहूँगी। उसने नूडल्स में जहर मिला दिया था और ये कहने लग जाती है कि ये जहर कोई आम सा जहर नहीं है बल्कि ऐसा जहर है कि कोई इसे टच कर ले तो फौरन मार जाए और मैं इसके खाने में मिला रहा हूँ, ये इसे खाएगा तो ज़रूर मार जाएगा। मैं इसे जहर दूंगी, इसे मार दूंगी और इसी के साथ ही जे का बदला ले पाऊंगी क्योंकि यही मेरे पास एक अच्छा तरीका है। और पहले जो वहाँ पर काम करने वाली लड़की थी इस डीमन ने उसे मार दिया था, उसकी जगह काम कर रही थी। नूडल्स बनाने के बाद खुश होते हुए बाहर आते हुए ये कहने लग जाते हैं कि मैंने आपके लिए नूडल्स बना लिए, आपके नूडल्स तैयार हैं सर। नूडल को देखने के साथ ही उसके मुंह में पानी आ गया था लेकिन फिर वह नूडल के कलर को देखता ये कहने लग जाता कि इस दुनिया के नूडल के कलर पर्पल क्यों हैं, ये तो दूसरे होने चाहिए थे ना। जिस पर डीमन गर्ल उसे ये बताने लग जाती है कि ये यहाँ की छिपी चीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से उसका कलर पर्पल हो गया, अब आप खा लीजिए ना। वो नूडल खाने लगता है कि पीछे से अब वो अपनी असली शेप में आकर ये कहने लग गई थी कि तुम ये नूडल खाओगे और इसी के साथ ही मारे जाओगे। और यहीं से ये किंग उन नूडल्स को खाने लगा था कि तभी ही उसका डॉग उसके पास आकर उसके नूडल के प्याले को गिरा देता। ये देखने के साथ ये किंग भी हैरान था और वो औरत भी हैरान थी। ये किंग अपने डॉग पर गुस्सा करते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि देखा तुमने ये क्या किया, तुमने मेरे नूडल बिगाड़ दिए, ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। नहीं नहीं, बल्कि वो उसे ये भी समझाने की कोशिश करने लग गया था कि यहाँ पर जो ये लेडी बॉस आई खड़ी हैं तुम इनसे माफ़ी मांगो। तो इस पर वो कहते हैं कि इसमें डॉगी की क्या गलती है, मैं आपके लिए एक और बॉल बना लेती हूँ, जल्दी बनाकर वापस ले आऊँगी। वो वापस जा रही थी ताकि वापस जाकर उसके लिए नूडल बना सके। इसके साथ साथ काफ़ी गुस्से में भी थी और ये कहने लग जाती है कि मैंने पहले पॉइजन वेस्ट कर दिया, अब मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। वो भी ये भी कहने लग जाती है कि मुझे यहाँ पर स्पिरिट बने हुए पूरे 1000 साल लग गए। मैंने आधा पॉइजन तो इस पर इस्तेमाल कर दिया लेकिन अभी भी आधा पॉइजन बचा हुआ है, मैं उसका भी इसके ऊपर इस्तेमाल करूँगी। नूडल बनाने लग जाती है, उसके अंदर पॉइजन डालने लग जाती है और काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसका ये सारा मतलब पूरा हो जाएगा। बाहर अब गुआन भी आ चुका था, उसी रेस्टोरेंट के बाहर आते साथ ये कहने लग जाता है कि लगता है कि सेंट अंदर मौजूद है। अब जैसे ही उसने अपना चश्मा उतारा था रेस्टोरेंट की तरफ देखता है तो वहां पर उसे एक ब्लू एनर्जी नजर आ रही थी। इसे देखने के साथ ये कहने लग जाता है कि मास्टर यहाँ पर आए हैं तो ये रेस्टोरेंट अच्छा ही होगा। कि तभी उसकी नीस उसे ये कहने लग जाती है कि वहां पर मुझे ड्रैगन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, वो क्या चीज़ है। उसे देखने के साथ ही अंकल काफ़ी शॉक्ड थे। वो ये बात समझ गए थे कि वो लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है, तो वो तेजी से ये किंग की तरफ जाता है ताकि वहां पर जाकर ये किंग की मदद कर सके और उसे बता सके कि ये लड़की उसे हर्ट करने की कोशिश कर रही है, उसे पॉइजन देने की कोशिश कर रही है। अंकल दूर से ही चिल्लाते हुए यही कहने लग जाते हैं कि तुम इसे मत खाना। कि तभी साइड से घोड़ा गाड़ी भी आकर उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसी में जाकर लगती है। इसकी वजह से अंकल का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी नीच वहाँ पर खड़ी हुई देखकर काफ़ी हैरान हो गई थी। वो ये कह रही थी कि आप ज़रा संभल कर, लेकिन उससे कहने से पहले ही वो घोड़ा गाड़ी उसके अंकल में लग गई थी, जिसकी वजह से उसके अंकल थोड़ा सा दूर जाकर गिरते हैं। ये किंग जो कि अपने नूडल खाने वाला था उसे ऐसा लगता है कि बाहर उसे किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी है। वो बाहर की तरफ देखना चाहता था, जानना चाहता था कि बाहर क्या हो रहा है। कि वही लड़की उसे ये कहने लग जाती है कि बाहर ऐसा कुछ भी खास नहीं हुआ, तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने नूडल पर फोकस करना चाहिए, ये ठंडे हो जाएंगे, गरम गरम खा लो। उसकी बात सुनने के साथ ये किंग उस औरत की तरफ जल्दी से देखते हुए ये कहने लग जाता है कि तुम क्या चाहती हो, कि मुझे क्या जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे से वो औरत उसकी इस बात को घुमा देती है। अब ब्लाइंड अंकल की नीस वहीं पर बैठी थी जो कि अब जोर जोर से रोने लग जाती है और ये कहने लग जाती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, आप मेरे साथ थे इसलिए आप भी मारे गए, जो कोई भी मेरे साथ होता है वो मारा जाता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है।
उसके ब्लाइंड अंकल तभी ही टूल से ऊपर बाहर निकलते हुए इशारा करते हुए कहने लग जाते हैं कि तुम जल्दी से हमारे सेंट के पास जाओ और उसकी जाकर मदद करो, मैं खुद को यहाँ से संभाल लूंगा। नीश ये देखने के साथ, जो कि पहले ज़ारों कतार रो रही थी, सबका ब्लेम खुद को दे रही थी, अब जाकर उसे थोड़ी सी उम्मीद नजर आती है और वो चुप कर जाती है। फिर उसे अपने अंकल ब्लाइंड की भी बात तो मानना थी कि वो ये किंग की तरफ भागते हुए उसे ये कहने लग जाती है कि तुम इसे मत खाना, जबकि वो हैरान बैठा हुआ तो ये कह रहा था कि मुझे क्या जानने की ज़रूरत नहीं है। वो नूडल को अब खाने ही वाला था कि वो लड़की भी अब उसके पास पहुंच जाती है और ये कहने लग जाती है कि आप इसे मत खाइए, इसमें एक चीज़ है। वो आगे बता पाती कि इसमें पॉइजन है कि तभी वहाँ का फाउंटेन शुरू हो जाता है और वो उसी फाउंटेन के ऊपर चढ़ गई थी। वो नीचे नहीं उतर सकती, फाउंटेन का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि ये हवा में ही खड़ी रहती है। और वह नूडल का प्याला फिर से उलट हो गया था, जिसकी वजह से वो सारे नूडल फिर से गिर गए थे। और ये देखने के साथ ही वो लड़की जो कि उसके लिए नूडल बनाकर लेकर आई थी, वो एक दफ़ा फिर परेशान हो जाती है। ये किंग भी उसी फाउंटेन की तरफ देखकर ये कहने लग जाता है कि वाह, ये कितना अमेजिंग है। फिर वो उसी ऑनर को ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो तुम्हारे पास एक्रोबैट परफॉर्मेंस भी है, ये देखकर तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। ये तो एक नूडल शॉप है, ये सारी चीज़ें वाकई लोगों को काफ़ी इंटरटेन करती हैं। उससे बात करने के बाद जैसे वो अपने नूडल के प्याले की तरफ देखता है तो वो फिर से उलट चुका था और वो ये कहने लग जाता है कि देखा, ये फिर से उलट गया, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आज मैं नूडल क्यों नहीं खा पा रहा। जबकि पीछे खड़ी वो औरत काफ़ी गुस्से में थी। फिर वो उसे तसल्ली देते हुए ये कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए एक और नूडल का बॉल बना कर लेकर आती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप उसे खाएंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। वो वहाँ से जाने लगती है कि ये किंग उसे ये कहने लग जाता है कि ये जो एक्रोबैट फाउंटेन के ऊपर खड़ी हुई है, क्या तुम इसे नीचे नहीं उतारोगी। तो इस पर वो कहते हैं कि नहीं, उसे उतारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यही तो उसका काम है। अब वो किचन में दोबारा गई थी और वहाँ पर गुस्से से दीवार में 5 दे मारती, जिसकी वजह से दीवार में भी एक सुराख हो गया था और वो गुस्से से ये कहने लग जाती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक दफ़ा फिर मेरा पॉइजन वेस्ट हो गया। अब उसके पास जितना भी बचा कुचा पॉइजन था वो सारा का सारा इस नूडल के बॉल में मिला देती है और फिर ये कहने लग जाती है कि इसके बाद से तो मेरी बॉडी के अंदर एक ड्रॉप भी पॉइजन का नहीं बचा हुआ, मुझे ये किसी न किसी तरह से उसे खिलाने होंगे और उसे मारना होगा। जबकि उधर ये किंग आराम से बैठकर उसी फाउंटेन की तरफ देख रहा था और उस लड़की की हरकतें देख रहा था, क्योंकि वो नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी लेकिन प्रेशर की वजह से नीचे नहीं उतर पा रही थी। कि तभी वो लड़की आकर उसे कहने लग जाती है कि तुम्हारे नूडल तैयार हैं। ज़्यादा पॉइजन यूज़ करने की वजह से वो काफ़ी वीक दिखाई दे रही थी और उसे इस तरह देखने के साथ ये किंग यही कहने लग जाता है कि तुम तो काफ़ी वीक दिखाई दे रही हो और लड़कियां जो खूबसूरत होती हैं वो इतनी ज़्यादा वीक नहीं होती। और इसी के साथ नूडल भी खाने लग गया था और वो औरत रुमाल से अपना मुंह छुपाते हुए उसे ये कहने लग जाती है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। उसे अब यही उम्मीद नजर आ रही थी कि ये तो अब नूडल खा लेगा और इसी के साथ ही इसकी मौत हो जाएगी। ये किंग उस नूडल को बैठकर आराम से खाता है। खाने के बाद वो ये कहने लग गया था कि ये नूडल तो काफ़ी लजीज दिखाई दे रहे थे और सच में काफ़ी लजीज भी हैं। क्या आपके पास एक और बॉल है इस नूडल्स का। और ये देखते साथ ही वो औरत काफ़ी शौक थी और ये कहने लग जाती है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, मैंने इसके अंदर पॉइजन मिलाया था, इसने सारे के सारे नूडल्स खा लिए और इस पॉइजन के इसके ऊपर असर भी नहीं हुआ। उसके बॉल में थोड़े से नूडल्स बाकी बचे थे और वो चेक करना चाहती थी कि क्या सच में इसमें पॉइजन था भी या नहीं था। जैसे ही उसने उस बॉल को चेक किया था, थोड़ा सा टेस्ट किया था, इसी के साथ उसकी फिर से हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि उसके अंदर पॉइजन था जो कि काफ़ी डेंजरस था। पॉइजन की वजह से उसके फेस पर हड्डियां बाहर आ जाती हैं और इस देखने के साथ ही वो थोड़ा सा डर गया था और ये कहने लग जाता है कि तुम तो एक घोस्ट की तरह दिखाई दे रही हो। वो फिर उसे साइड पर धकेलते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हें तो कुछ मेकअप करना चाहिए, तुम्हारा मेकअप काफ़ी थोड़ा है और वैसे भी ये जो तुमने लिपस्टिक वगैरह लगाई हुई है ना, ये अब साफ नजर आ रही है, तुम इसे भी चेंज करो, ये काफ़ी पॉइजनस दिखाई दे रही है, इससे तुम अगली दिखाई दे रही हो। तो उसकी ये बात सुनने के साथ उस औरत को काफ़ी गुस्सा आ गया था। वो अब असली शेप में आ जाते हुए कहने लग जाती है कि तुम मुझे मार दो, मेरे लिए अच्छा है, लेकिन तुम इस तरह मुझे ह्यूमिलेट नहीं कर सकते और वैसे भी अब मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगी। ये किंग तुम अपनी इस फेट को एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें अब यहाँ से कोई नहीं बचा सकता, मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है और मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ। जबकि ये किंग उसे यही कहने लग जाता है कि तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले तो तुम जाकर कुछ नूडल के बॉल को लेकर आओ, इससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे, उस पैसे से तुम जाकर अपनी सर्जरी करवाना और तुम काफ़ी खूबसूरत दिखाई देने लग जाओगी और यही हल है। वो जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी कि तभी ये अपनी पॉकेट में से कुछ पैसे वगैरह निकाल लेता है, उसकी तरफ फेंकता है ताकि इन पैसों का इस्तेमाल करके वो अपनी सर्जरी करवा सके। इन्हीं पैसों से वहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी कि जैसे ही उस औरत ने इनको टच किया था तो वो दूर जाकर गिरती है और इसी के साथ ही उसका काम भी ख़त्म हो गया था।
ये किंग ये सब कुछ अब अपनी आंखों से देख लेता है और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने ये सब कुछ क्या कर दिया। और वो खुद से यही कहने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतना पावरफुल हूँ। मुझे तो लगा था कि मैं वीक हूँगा, लेकिन इतना पावरफुल मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था। और यहीं पर यहाँ पे कि जैसे ही वहां पर गुआंग पहुंच जाता, ये देखते साथ ही हैरान हो जाता। ये कहने लग जाता है कि इसने तो एक ड्रैगन को इतना इजिली हरा दिया। उसकी नीसी उसके पास खड़ी थी, जो कि ये कहने लग जाती है कि जो मैं प्रेशर फील कर रही थी अब वो खत्म हो गया। वो दोनों अब इसके लिए उसके काफ़ी शुक्रगुजार थे और वो ये कहने लग जाते हैं कि आप काफ़ी पावरफुल हैं। और वो लड़की भी यही कह रही थी कि आपने मेरी बॉडी पर जितना भी सब कुछ प्रेशर था, जो कुछ कर्ज वगैरह था, उसे रिलीज कर दिया। उन दोनों की बातें सुनने के साथ दाव जल्दी से आकर टेबल के ऊपर बैठ जाता है और अपनी तेलीपैथी की पावर का इस्तेमाल करते हुए गुस्से से उन्हें ये कहने लग जाता है कि वो इस दुनिया में मॉर्टल हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी के बारे में किसी और को पता चले। और तुम लोग भी इस बात का ख्याल रखना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो दोनों पहले तो डॉग दाऊ की बात सुनने के साथ हैरान हो गए थे कि कोई कुत्ता कैसे बात कर सकता है, लेकिन बाद में वो दोनों उससे ये कहने लग जाते हैं कि हाँ, हम तुम्हारी बात समझ गए। उधर ये निंग काफी हैरान खड़ा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो नूडल देने वाली लड़की थी, ये मॉन्स्टर में कैसे चेंज हो गई। गुआन उसकी बात सुनने के साथ उसे यही बताने लग जाता है कि ये जुयून थी जिसने यहाँ पर औरत को मार दिया था और उसके बदले में खुद की शेप ले ली थी। लगता है कि तुम्हारे पास जो पावर है वो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और गॉड ने उसे पनिश किया। ये निंग गॉड वाली बात सुनने के साथ उसे यही कहने लग जाता है कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैंने यहाँ पर कोई भी मैजिकल पावर शो नहीं की, बल्कि ये तो मेरी किस्मत थी जिसकी वजह से मैं उसके अटैक से बच गया और उसे हराने में कामयाब हो गया। दाव बैठकर उन दोनों की बातें सुन रहा था, जिसमें वो गुआंग यही बताने लग जाता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप जैसे समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि आगे से वो ये कहने लग गया था कि मैं काफ़ी हैंडसम दिखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी पावरफुल हूँगा। दाव पीर भी अपनी तेलीपैथी की पावर का इस्तेमाल करता है और वही लड़की जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी, उस पर अपनी सी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे होश में लेकर आ जाता है। पहले वाली लड़की अब जैसे ही जागी थी, इसी के साथ ही वो यही कहने लग जाती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जब दो बहनें आपस में फाइट करती हैं तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वो अब अपनी दूसरी बहन के पास बैठी हुई थी, जो कि अभी भी होश में नहीं थी, और यही बताने लग जाती है कि इसे स्नेक सिंड्रोम है और हम इसी तरह आपस में फाइट करती रहती हैं। ये तो हमारे लिए आम सी बात है, आपको घबराना नहीं चाहिए। स्नेक स्पिरिट डिजीज का नाम सुनने के साथ ही ये निंग यही कहने लग जाता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पर भी बीमारियों के इतने अजीब और गरीब नाम हैं। मुझे लगता है कि ये लोग भी यहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये निंग उसके किचन में खड़ा हुआ था कि तभी वो लड़की उसे किचन से बाहर लेकर आती है और वेस्ट हॉल में पहुंचा देती है। वो उसे ये कहने लग जाती है कि आपको लगा होगा कि यहाँ पर हम गेस्ट को डिस्टर्ब करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर उसे कुछ पैसे देते हुए ये कहने लग जाती है कि आपके यहाँ पर जो भी हमने टाइम वेस्ट किया या तो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ये सिर्फ छोटी सी अमाउंट है, हो सकता है कि ये आपकी तकलीफ़ों का खमियाजा भर देगी। ये निंग उससे पैसे भी ले लेता है, उसे ये भी कहने लग जाता है कि ये तो काफ़ी एम्बैरेसिंग बात थी। उधर हम गुआंग की नीज को देखते हैं, जो कि अब और भी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसकी जो मिस फॉर्चुनिटी थी वो सारी के सारी अब डिसअपेयर हो चुकी थी। अब उसके पास लक वापस आ चुका था। फिर वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और वो ये कहने लग जाती है कि मैंने खुद से वादा किया था कि जो कोई मेरी इस डिजीज़ को दूर करेगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। अब उसे मालूम था कि उसकी इस डिजीज़ को किसने क्योर किया था, तो वो अपने अंकल को यही बताने लग जाती है कि जैसा कि ये निंग ने मेरी इस डिजीज़ को क्योर किया है, तो मैं फिर उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो उसके पास आती है, उसे ये सारी बात बताती है और ये कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तो उसकी बात सुनने के साथ ये निंग को काफ़ी अजीब सा फील होता है, तो वो 301 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एक मार्केट में पहुंच गया था, उसके साथ उसका डॉगी भी था, और वो ये कहने लग जाता है कि शुक्र है कि उस लड़की से जान छूट गई, यहाँ पर मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ और हम कुछ शॉपिंग करेंगे। कि तभी उसकी मुलाकात एक मॉन्क से हो जाती है। मॉन्क के पास एक पोस्टर था और वो यही से यही कहने लग जाता है कि यार लड़के, क्या तुमने इसे कहीं देखा? ये हॉली सन है, मैं इसकी तलाश कर रहा हूँ। और जैसा कि हॉली सन यही था जो इसकी फोटो बनाई गई थी, इसे ये खुद ही नहीं पहचान पा रहा था। ये कहने लग जाता है कि इस घोस्ट की शक्ल वाले आदमी को भला यहाँ पर कौन पहचानेगा, कम से कम इसकी फोटो तो सही बना लेते। लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो फोटो ही उसी की है। और इसी के साथ ही वो मॉन्क को ये बताने लग जाता है कि मैंने तो ऐसा लड़का कभी नहीं देखा, आप किसी और से जाकर पूछिए, हो सकता है कि उसे इस लड़के के बारे में कुछ ना कुछ पता हो।
मोंक उससे ये कहने लग जाता है कि आपने मेरी बहुत मदद की, आपने मुझे बताया कि आप इसे नहीं जानते, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये निंग भी अपने मन मन में यही कहने लग जाता है कि ये तो शुक्र है कि तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो, वरना इतनी अगली पेंटिंग देख कर तो मैं मार ही जाता। और उसी के साथ ही मोंक उससे और बात करना चाहता था कि ये निंग के पास अब इतना टाइम नहीं था कि वो उससे और बात कर सके, तभी वो साइड पर भागने लग जाता है, क्योंकि उसे अब अपने डिसिपल की फिक्र होने लग गई थी। और वो ये कहने लग जाता है कि अगर मेरा डिसिपल जो कि घर पर वेट कर रहा है वो दूसरों जैसा अच्छा ना हुआ तो फिर क्या होगा। घर पहुंचने के बाद ही वो बैगर को ये कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो तुम गलत फहमी में हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, तुम्हें किस किस किस्म की मदद की जरूरत पड़े तुम मुझसे कह सकते हो। वो भी एक साइड पर बुक्स रखे जा रहा था कि तभी फिर उसकी एक और बुक पर नजर पड़ जाती, जिसे देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता और ये कहने लग जाता है कि मुझे देखना होगा कि इस बुक में आखिर ऐसी क्या चीज़ है। जैसे ही उसने बुक को रीड किया था कि तभी ही यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम एक जगह पर देख रहे थे, वहाँ पर काफ़ी सारा अंधेरा था और यहीं पर डीमंस वगैरह को सील किया जाता था। और एक डीमन जो कि वहाँ पर सील हुआ खड़ा था, अपने इसी सील को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और वो ये कहने लग जाता है कि मुझे 3 सेंट ने मिलकर हराया था। आखिर वो तीनों कहाँ पर हैं? मैं उनसे बदला लेने के लिए ज़रूर जाऊँगा और उन तीनों को मदद चखा कर रहूँगा। वो तीनों सेंट अब उसके साथ फाइट करने के लिए आ जाते हैं। उससे ये कहने लग जाते हैं कि बोशुन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया में हमारे रहते किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी होगी। तीनों सेंत मिल के साथ उसके साथ अच्छे से फाइट करते हैं और उन तीनों सेंत को ये बात मालूम हो गई थी कि इसे हराना इतना भी आसान नहीं है। और वो उसे ये कहने लग जाते हैं कि अगर तुमने हम तीनों को मार भी दिया फिर भी हॉली सन यहाँ पर मौजूद है जो कि तुम्हें खूब मजा चखाएगा। शोनू उसकी बात सुनने के साथ उससे ये कहने लग जाता है कि क्या ऐसी बात है, फिर तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। मैं तुम तीनों को बाद में मारूंगा, तुम तीनों से बाद में निपट लूंगा, पहले तो मुझे उस हॉली सन के पास जाना होगा और उससे मदद सिखाना होगा। तो वो टेलीपोर्टेशन की पावर का इस्तेमाल करके उस जगह पहुंचना चाहता था जहां पर हॉली सन मौजूद था। तीनों सेंट उसे रोक पाते कि वो उसी जगह पर पहुंच जाता है। सारे मॉन्क्स अब देख पा रहे थे कि बूशोन अब आज़ाद हो चुका है और वो नहीं चाहते थे कि वो और लोगों को नुकसान पहुंचाए। कि सभी मॉन्क्स मिलकर फिर एक फार्मेशन बनाना लग जाते हैं ताकि इसकी मदद से उन्हें कोई नुकसान ना हो। उन्होंने अपनी फार्मेशन को कंप्लीट कर लिया था ताकि इससे सिटी को बचाया जा सके। कि तभी बूशोन भी वहां पर पहुंच जाता है और इसी के नीचे शहर के अंदर अभी भी येनिंग मजे से घूम भी रहा था कि उसे दिखने के साथ ही वो लड़की ये कहने लग जाती है कि मेरे मास्टर यहाँ पर मुझे मिल गए। उधर बुश उन्होंने मॉन्क के साथ फाइट कर रहा था। जो भी मॉन्क उसके करीब आता वो उसे मार देता, वो काफी स्ट्रॉन्ग था। कि तभी उनमें से बड़ा मॉन्क आगे बढ़ते हुए ये लग जाता है कि तुम ऐसे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो उसकी बात सुनने के साथ ही बुश उन मुस्कुराने लग जाता है। वो उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हें तो मैं सिर्फ एक ही बार में हरा सकता हूँ। ये कहते साथ ही उस मॉन्क के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्क साइड पर गिर गया था। येनिंग अभी भी आगे जा रहा था और वो लड़की उसका नाम बताती है कि मेरा नाम है सोंगरू, और अभी भी वो उसका पीछा कर रही थी। कि इतने में जिस मॉन्क को बूचुन ने 5 मारा था वो वहीं पर आकर गिरता है और उसकी आवाज़ आने की वजह से येनिंग पीछे देखने लग जाता है और सोंग भी ये देखकर काफ़ी हैरान हो गई थी। मॉन्क को देखने के साथ फिर वो ये कहने लग जाता कि मुझे लगा था कि ये तो सोंगरू है, मुझे लगा था कि वो मेरा पीछा कर रही है, लेकिन ये तो मॉन्क निकला। और इसी के ये नहीं एक शॉप पर जाकर एक फ्रूट के बारे में शॉपकीपर से बात कर रहा था और उसी के पीछे ही मॉन्क और वो बाव आपस में फाइट कर रहे थे। कि फिर वो उन दोनों की तरफ पीछे देखता है। उन दोनों को देखने के साथ यही कहने लग गया था कि क्या तुम दोनों यहाँ पर डांस कर रहे हो। लेकिन मॉन्क की हालत इस फाइट की वजह से काफी खराब हो गई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उन दोनों को इस तरह फिर से लड़ता हुआ देखने के साथ वो उन्हें यही एडवाइस देने लग जाता है कि अगर तुम्हें डांस करना भी था तो उससे पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेते, इससे तुम्हें ज्यादा नुकसान ना होता। अब देखा तुम इंजर्ड हो गए ना। वो उन्हें स्ट्रेचिंग का मेथड बताने लगता है। ये देखने के साथ ही मॉन्क की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो यही कहने लग जाता है कि ये आखिर क्या कर रहा है, क्योंकि वो जो भी स्ट्रेचिंग की तकनीक उसे बता रहा था उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। इस एनर्जी को देखने के साथ वो मॉन्क यही कहने लग जाता है कि ये तो एंशंट योगा सूत्रा है, तो ये सच में होली सन है। मैं जिस होली सन की तलाश में यहाँ पर आया था वो मुझे मिल गया। इतना ही नहीं बल्कि उसे इस तरह स्ट्रेचिंग करते हुए देखने के साथ वो ये भी कहने लग जाता है कि मुझे पता चल चुका है कि मुझे अपने दुश्मन को कैसे हराना है। आपने मेरी इतनी मदद की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो वहाँ पर काफ़ी रिलैक्स हो गया था और इस रिलैक्सन में कुछ मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने में कामयाब हो गया था।
बाव जैसे ही उस पर अटैक करने के लिए उसके काफी करीब पहुंचता है तो इसी बार वो अपनी एनर्जी का यूज उसके ऊपर कर देता है। बाव उसे नहीं संभाल पाता और पीछे जाकर गिरता है। वो जिस जगह पर गिरा था वहां पर ये नहीं खड़ा हुआ था और उसे इस तरह देखने के साथ थोड़ा सा हैरान हो गया था। वाह! काफ़ी हैरान था। वो यही कह रहा था कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो वो मुझे इतना ईज़िली कैसे हरा सकता है? मैं ये हार नहीं मान सकता। जबकि येनिंग जो कि उसके पास खड़ा था, उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब ये डांस का कॉम्पिटिशन जीत पाओगे या नहीं? क्योंकि अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हारी बेइज़्ज़ती होगी। तुम्हारी शक्ल पर भी लिखा हुआ है कि तुम्हें ये हार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। इसका मतलब है कि तुम इस हार को बिल्कुल भी एफ़ोर्ड नहीं कर सकते। और अगर तुमसे ये हार बर्दाश्त नहीं हो पा रही तो मैं तुम्हारे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए तुम्हें एक और बात बताता हूँ कि तुम सच में हार चुके हो। उसकी बातें सुनने के साथ वूश उनको काफ़ी अच्छा लगा था। वो अपनी जगह पर खड़ा होकर ये कहने लग जाता है कि आपने जो मेरी इतनी मदद की, मुझे ये सारी एडवाइस दी उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये निंग वहाँ से ये कहता हुआ चला जाता है कि वैसे भी दूसरों की हेल्प करना तो मेरी अब फ़ितरत बन चुकी है। सॉन्ग भी अब उसके पीछे पहुंच चुकी थी और वो उससे ये कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तुम कहाँ भाग रहे हो ये निंग आगे भागते हुए ये कहने लग जाता है कि यार इस दुनिया की लड़कियां तो कितनी ही अजीब है, मेरे तो पीछे ही पड़ गई हैं। तो दूसरी तरफ हम शुआन को देखते हैं जो कि शैनफू के साथ फाइट कर रहा था और इस फाइट में उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि शैनफू काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। शैनफू उसे जख्मी करने के बाद डोंगफेंग को ये कहने लग जाता है कि डोंगफेंग तुम्हें पता है ना कि मैं कितना पावरफुल हूँ, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर कर रहा हूँ। और वो अपनी फुल फार्म का जब उसके ऊपर अटैक करने वाला था तो ये देखने के साथ ही डोंगफेंग थोड़ा सा हैरान हो गया था। वो ये कहने लग जाता है कि ये तो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इसके सामने तो माउंटेन भी नहीं खड़ा रह पाता, तो मैं इसका कैसे मुकाबला करूँगा। उधर ये निंग के डॉग को वही रोशनी नजर आती है जो कि टेलीपोर्टेशन का काम कर रही थी। उसका डॉग उसमें इंटर हो जाता है। ये निंग भी उसके पीछे भागता हुआ उसमें इंटर हो गया था और अपने डॉगी को ये समझा रहा था कि तुम ऐसे ही कहीं जहाँ पर नहीं जा सकते। और डॉग का पीछा करते हुए वो जैसे ही वहां पर पहुंचा था कि तभी उसे साइड से आकर एक चीज लगती है जिसकी वजह से उसे काफी गुस्सा आ गया था। ये निंग यही कहने लग जाता है कि क्या किसी ने मुझे कुछ मारा है। फिर वो वहां पर खड़े हुए शैन की तरफ इशारा करते हुए ये कहने लग जाता है कि क्या वो तुम थे जिसने मेरे ऊपर इस तरह अटैक किया। जबकि शैनमू ये देखने के साथ काफ़ी हैरान हो गया था और वो ये कहने लग जाता है अगर मेरे पास कल्टीवेशन ना होती तो ये जो अटैक अगर मेरे ऊपर होता तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं संभाल पाता, अब तक मार चुका होता। लेकिन ये लड़का अभी तक जिंदा कैसे है, इसे क्यों कुछ नहीं हुआ। और इसी के साथ ही ये निंग उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उसे ये कहना लग जाता है कि ये चीज़ तो मुझे लग गई तो इसलिए मैं बर्दाश्त कर पाया, अगर ये जाकर पौधों को लगती या फिर फूलों को लगती तो उससे ना नुकसान होता। तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग कहाँ है। अब उसके हाथ में एक रिंग थी जो कि एक स्पिरिचुअल वेपन था। उस स्पिरिचुअल वेपन को देखने के साथ ही दोंगफेंग ये कहने लग जाता है कि मास्टर क्या आप ये मुझे दे सकते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वेपन है जो कि मेरे काफ़ी काम आ सकता है। पीछे से सॉन्ग भी वहां पर पहुंच जाती है। सॉन्ग को देखने के साथ ही ये निंग की फिर हालत खराब हो जाती है और वो ये कहने लग जाता है कि देखा ये लड़की फिर मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर आ गई। ये निंग के हाथ में जो मैजिकल वेपन रिंग थी वो रिंग डोंगफेंग की तरफ फेंक उससे ये कहना लग जाता है कि ये तो सिर्फ एक काम सी रिंग है ना, तुम इसके पीछे क्यों इस तरह पागल हुए हो। वैसे भी वो लड़की मेरा पीछा कर रही है तो मुझे यहाँ से भागना होगा। और रिंग को उसकी तरफ फेंक देता है। इससे पहले कि डोंगफेंग उस रिंग को कैच कर पाता वो रिंग नीचे गिर जाती है और रिंग से काफी सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी। ये देखकर वो सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। अब वहाँ का माहौल चेंज हो चुका था और इस माहौल चेंज को देखने के साथ ही ये निंग यही कहने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है और हम लोग कहाँ पर हैं। शैनमूस की ये बात सुनने के साथ मुस्कुराते हुए यही बताने लग जाता है कि ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हुई है ना, ये थ्री लाइन हेक्साग्राम ऑफ ज्ञान के साथ अटैच हो चुकी है और इन चीज़ों को एक ही बंदे ने मास्टर किया है और वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। और डोंगफेंग को एक म्यूजिक भी सुनाई दे रहा था। इस म्यूजिक को सुनने के साथ वो ये कहने लग जाता है कि इस म्यूजिक की बातों को देखा जाए तो हमें लगता है कि हम सीक्रेट रियान ऑफ एंशिएंट ज़ू एम्परर पहुंच चुके हैं। तो ये निंग कहता है कि क्या ज़ू एम्परर, सुनने में तो ये काफी पावरफुल लग रहा है। तो इस पर वो आगे से डोंगफेंग ये बताने लग गया था कि अगर लेजेंड्स की बात को माना जाए तो जब जू मारा गया था तो उसने अपने सारे खजाने को एक सीक्रेट पैलेस में छुपा दिया था। चैनमो ने ये कहने लग जाता है कि हम तीनों अब यहाँ पर आ ही चुके हैं तो क्यों ना एक डील कर ली जाए। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मिलेंगी उसका 90% मेरा होगा और 1% तुम दोनों आपस में बांट लेना। तो ये सुनने के साथ ये चैनो से ये कहने लग जाता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, हम ऐसा क्यों करें।
शैनमू आगे से फेस बनाते हुए उसे ये कहने लग जाता है कि तुम तो एक मॉर्टल हो ना, तुम भला मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मैंने जो तुम्हें कहा है तुम्हें उसके लिए एग्री करना होगा। ये निंग को ये सुनने के साथ गुस्सा आ जाता है और वो उसे ये कहने लग जाता है कि यार बूढ़े बंदे तुम बताओ कि क्या तुम मॉर्टल नहीं हो। तो वो बूढ़ा बंदा अब खुद से में आ जाता कहने लग जाता है कि तुम मुझे मास्टर कहो ना कि बूढ़ा बंदा, या फिर तुम मुझे सीनियर भी कह सकते हो। डोंगफेंग ये सब कुछ सुनने के साथ ये नैंग को ये कहने लग जाता है कि जो मास्टर का एक ही इकलौता बेटा था उसकी भी कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी, और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, जो मेरा परसेंटेज होना है वो आप रख सकते हैं। और जिस बंदे की मौत हुई थी ये शेंगमू उसी का बाप था। जब ये सारी कहानी सुनता है तो वो ये कहता है कि अच्छा तो ये बिल्कुल अकेला पड़ गया है। तो वो अब एग्री करता है, कहता है कि 90% तुम रख लेना, 10% हमें दे देना। जेनिंग अब आगे बढ़कर दरवाजे के करीब पहुंच जाता है। वहां पर काफी सारी फॉर्मेशंस थी जिनका असर उस पर नहीं होता, और ये देखने के साथ शेनमो हैरान हो जाता है। ये कहने लग जाता है कि आखिर उन फॉर्मेशन का असर इस पर क्यों नहीं हो रहा। और गेट के पास पहुंचने के साथ ही वो पीछे की तरफ देखता है और ये कहने लग जाता है कि सीनियर पहले आप आगे जाइए। शैनमू जैसे ही अब उस दरवाजे के करीब पहुंचता है तो ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर एक बैरियर मौजूद है, मैं यहाँ पर अपना स्पेल कास्ट करूंगा तो तब तक तुम लोग पीछे रहेगा, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों में से किसी को कोई खास नुकसान हो। डोंगफेंग अब ये निंग को यही बताने लग जाता है कि ये अब अपनी फॉर्मेशन के पीक तक पहुंच चुका है और यहाँ पर ये 3 किस्म की तकनीक के बारे में वह अच्छे से जानता है और उसको इसने गेन कर लिया है। इसलिए उसने इसे नाम दिया हुआ है 3 यूनिक ओल्ड मैन का। क्योंकि जैसे ही वो वहाँ पर फॉर्मेशन बनाने वाला था तो वो अकेला नहीं था, उसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ थी, और इसी के साथ साथ उसने 2 सोल्स को भी समन काट लिया था जो कि उसकी मदद कर रही थी। वो आगे बढ़ रहा था और वहाँ पर उसने फुट स्टेप्स भी छोड़े हुए थे। ये देखने के साथ ये नहीं कहता कि क्या हम आ सकते हैं, तो इस पर वो कहता है कि हाँ, जो मैंने फुट स्टेप्स की छाप छोड़ी है तुम उसी का पीछा करते करते मेरे पीछे आ जाओ। वो उन्हें ये बात बता ही रहा था कि तभी से नीचे कुछ चीजें आकर उसे जकड़ना शुरू कर देती हैं। इन्हें देखने के साथ वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।